नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। साथियों, मैं हूं विवेक और शिक्षा मनोविज्ञान की एक और बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आज हम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हैं। आप सभी जानते हैं कि 30 जुलाई को रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ इस विशेष कार्यक्रम का समापन टेस्ट, रीट का फुल टेस्ट आयोजित किया गया था। तो आज की इस विशेष कक्षा में हम उस टेस्ट में पूछे गए मनोविज्ञान के 30 सवालों के सोल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए सवाल बनाएंगे भी। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो टॉपिक, जो सवाल मैं पूछूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और अगर नहीं पता हो तो नोटबुक खोलें और देखें और सवालों के जवाब दें। हालांकि जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट नहीं दिया है, जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वीडियो यहीं पे पॉज कीजिए और जाकर प्लीज टेस्ट देख के आइए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर, टाइम वेस्ट होगा, ये वो, जैसा कि आप हमेशा बहाने बनाते हो, तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो देखिए और वीडियो देखकर 100% अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला सवाल जैसा कि है कि एक क्रमिक और संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल है। बहुत बार हम कहते हैं कि विकास क्या है। सबसे पहली बात, विकास क्रमिक होता है, संगत यानी कोहेरेंट होता है, और परिवर्तन है जिसकी कैसी श्रृंखला है? ये उत्तरोत्तर, इट्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। किस तरह के चेंजेस? ऑर्डरली चेंजेस और कोहेरेंट चेंजेस। और ये परिभाषा दी है श्रीमती हरलॉक ने। श्रीमती हरलॉक वही जिन्होंने 1956 में विकास के परिवर्तनों के बारे में 4 बातें करी थी। क्या कही थी? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप और नए लक्षणों का प्राकट्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए, विकास के विषय में सत्य कथन जानना है। देखिए, सत्य और असत्य ये 2 शब्द ऐसे हैं, कई बार क्वेश्चन आते हुए भी आप लोग गलत करके आ जाते हैं, तो गलत बिल्कुल मत कीजिएगा। विकास के बारे में सत्य कथन पूछा गया है। कह रहा है कि विकास अपरिवर्तनीय होता है। गलत है, विकास तो परिवर्तनशील है। विकास चेंजेबल है। आप जैसे आज थे वैसे 5 साल बाद नहीं होंगे, जैसे 5 साल बाद होंगे वैसे 5 साल पहले नहीं थे, वही बात है। परवर्ती विकास प्रारंभिक विकास की बजाय अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह भी गलत है। प्रारंभिक विकास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों के कथन है। हमने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास में देखा है कि बालक का जो जीवन के 3, 4, 5 साल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसके पूरे जीवन के समग्र, या फिर यूं कहूं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तीसरा है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह भी गलत है। विकास के जो सिद्धांत हमने पढ़े थे उनमें हमने पढ़ा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो यह कथन भी गलत है। देखिए किस तरह से आपको ध्यान रखना है परीक्षा में पढ़ते हुए। विकास की एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। बिल्कुल, विकास एक व्यवस्थित, एक सुदृढ़ श्रृंखला यानी सीरीज का अनुगामी है, यानी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप विद्यार्थी साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलिए क्वेश्चनों को। कमेंट ना भी कर रहे हो तो आप साथ में एक नोटबुक में तय करते हुए चलिए, ताकि 30 क्वेश्चन में आप ऑन द स्पॉट कितने जवाब दे पाते हैं ये आपको पता रहे। अगले सवाल पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार एनिमिज्म, एनिमिज्म यानी जीववाद जिसको हम कहते हैं, मैं यहां पे जीववाद लिख देता हूं, जीववाद। बालक का यह विश्वास कि वस्तुएं इसलिए जीवित है क्योंकि उनमें गति है। इस अवस्था, किस अवस्था की विशेषता है? ज्ञानेंद्रिय मापक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो यह विशिष्टता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जो 2 से 7 वर्ष तक हुआ करती है। याद है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 ही खासियत होती हैं। पहली जीववाद, दूसरा अहम केंद्रवाद या फिर आत्म केंद्रवाद। आपने घराમાં आप कोण देखांगे टाबर रोतो रे जना बिना आप चुप करावा या पड़ी जुगो खेलतो खेलतो आप बीत कैक जमीन का मार बोलना, देख 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 जमीन रो रही है, या कोई गुड्डा खा देर बोलना, देख 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 गुड्डो रो रही है, जना वो टाबर खुश हो जाए। या छोटी छोटी बायां भी गुड्डी गुडिया ने खिलाती रहे, बोले गुड्डी को ब्याह है, री का बुखार होगी, री का जुकाम होगी, री का दवाई दे है, रोटी शिखवावे भी नहीं। तो ये क्या है? ये जीववादी तो है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अब आपका काम क्या है? आपको मुझे बताना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 2 विशेषताएं आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक उत्क्रमणीयता बहुत महत्वपूर्ण विशेषता एक है, दूसरी क्या है? या तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको कमेंट में नहीं याद आ रहा है तो नोटबुक खोलिए और देखिए। यही तरीका है चीजों को याद करने का। आप चीजों को आगे के लिए मत टालिए। आपको याद नहीं आ रहा है कि ज्ञानेंद्रिय मापक अवस्था कब से कब तक होती है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है, तो जिस भी नोट में, जिस भी किताब में आपने लिख रखा है, इसी वक्त वीडियो को पॉज करिए और चेक कीजिए। साथ ही साथ देखेंगे, चेक करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। आज की इस क्लास में कहने को 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन करीब करीब 100 कॉन्सेप्ट हम याद कर लेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर आइए। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था जो सामान्यतः प्रारंभिक बाल्यावस्था में पाई जाती है कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में पाई जाती है कौन सी है बताइए? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम लज्जा, पहल बनाम दोष या फिर परिश्रम बनाम हीनता? बताइए, तीसरी अवस्था की बात कर रहा है वो। तो दोस्तों, विश्वास बनाम अविश्वास तो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की पहली अवस्था है। मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है, आप ही ने सिखाया है मुझे। स्वायत्ता बनाम लज्जा जो टॉयलेटरीज एक्टिविटीज की अवस्था है वो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की दूसरी अवस्था है। ये भी आप विद्यार्थियों ने मुझे सिखाया है। पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष एरिक्सन की तीसरी अवस्था है और सामान्यतः प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है। याद कीजिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था वो जिसमें बालक जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु होता है तो वो अन्वेषी होता है, अन्वेषी होता है तो वो खोजी होता है। ये कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है? ये पूर्व बाल्यावस्था या जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहें उसकी विशेषता है। और जो बच्चा जिज्ञासु होगा, जोड़िए जोड़िए, देखो दोनों चीजों को जोड़ेंगे, चीजें बहुत अच्छे से लिंक होंगी। जो बच्चा जिज्ञासु होगा, जो बच्चा अन्वेषी होगा, जो बच्चा सवाल जवाब करेगा, जो बच्चा कब क्यों कैसे जैसे प्रश्न करेगा, जाहिर सी बात है वो चीजों को लेकर पहल भी करेगा, वो चीजों को लेकर पहल भी करेगा। और पहल करेगा तो यही इस अवस्था की विशेषता हो गई, पहल बनाम दोष। अब बात करते हैं परिश्रम बनाम हीनता की। तो ये एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था होती है, परिश्रम बनाम हीनता, जिसमें बालक कोई काम करता है, वो परिश्रम करता है, स्कूल के एक्टिविटीज में भाग लेता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेता है, वो वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट, कंपटीशन, पेंटिंग आदि में भाग लेगा। और इनकेस अगर उसके इस विचार को, इस व्यवहार को सपोर्ट नहीं किया जाए, उसे समर्थन नहीं दिया जाए, उसको आगे बढ़ने को प्रोत्साहित नहीं किया जाए, तो स्वाभाविक है उस बालक में हीनता आएगी। ये चार अवस्थाएं मैंने बताई हैं। अब बाकी की चार अवस्थाएं आप कमेंट करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं और ऐसा मैं भरोसा भी रखता हूं आप मेरे विद्यार्थियों पर, क्योंकि आप ऐसे चीजों को बार बार याद करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। I can promise you, you will get at least 28 or 29 marks in the coming REIT examination out of your complete 30 marks. Okay? So पहल बनाम दोष जो हमने देख लिया, तीसरी अवस्था, और उसके बाद हमने बाकी चार अवस्था की भी बात कर ली। अंतिम चार अवस्थाएं आप मुझे बताएंगे। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था को हमने दो भागों में बांटा है। कोई बता सकता है कौन कौन सी? बोलो, सभी को पता है, आप सभी को, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से करीब करीब 6 वर्ष की होती है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के करीब की मानी गई है। यह अमूमन रॉस ने, श्रीमती हरलॉक ने, करीब करीब ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने इसी के हिसाब से बाल्यावस्था को तोड़ा है। जो उससे 0 से 2 तक हम शैशवावस्था को मानते हैं और हम इसी के साथ जब संज्ञानात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास, इनको लिंक कर देते हैं तो परीक्षा के प्रश्नों की तैयारी करना और उनके उत्तर देना और उत्तरों को सही सही देना बहुत इजी हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है हमारे लिए। तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता बिल्कुल ये स्कूल जाने की अवस्था है। इट इज अ स्कूल एज, ये शाला अवस्था जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल है। गिरोह अवस्था, इसे टोली एज या फिर गैंग एज भी कहा जाता है, आप सभी को पता है या नहीं? बोलो। है गुरुजी। अनुकरण करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था नहीं होती। तो ये गलत है, गलत है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी यही हो जाएगा। उत्पाती अवस्था, एग्जैक्टली माता पिता की बात नहीं सुनते, इसलिए माता पिता की दृष्टि से ये उत्पाती अवस्था होती है, बिल्कुल होती है। अगर ये उत्पाती अवस्था है तो एक प्रश्न बनता है कि पूर्व बाल्यावस्था माता पिता की दृष्टिकोण से कौन सी अवस्था है? तो पूर्व बाल्यावस्था माता पिता के दृष्टिकोण से समस्या अवस्था है। देखिए, दोनों शब्द एक जैसे हैं और परीक्षा में एक भूल बिल्कुल भी मत करके आना। याद रखना, प्रॉब्लमैटिक एज है आपकी कौन सी? प्री स्कूल एज, पूर्व बाल्यावस्था, और आपकी ट्रबलसम एज है, उत्पाती अवस्था है आपकी पोस्ट स्कूल एज, या सॉरी स्कूल एज, जिसको हम कह सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अनुकरण यानी जो आपका इमिटेट करने की जो अवस्था है, आप जैसे मम्मी को देख के बच्ची कहती है कि मम्मी मन भी आटा को लोई दे दे, मम्मी फल का बेल लूं, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज करने की जो होती है हरकतें, ये आपकी अनुकरण करने की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? उत्तर बाल्यावस्था नहीं होती, पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समस्या समाधान की स्थिति में संज्ञानवादी कहते हैं। देखो, अब मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताऊं। बहुत से विद्यार्थी आप में से हो सकते हैं कि यार सर संज्ञानवादी क्या होता है, मैं नहीं पता, समस्या समाधान क्या होता है। अब हाथ ऊपर खड़ा कर दिया कि सर मार्क्स तो नहीं हुए और छोड़ गए, जबकि ऐसे क्वेश्चन सबसे सरल होते हैं।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आपको उत्तर आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आपको उत्तर नहीं आते, लेकिन आपको यह पता होता है कि गलत आंसर कौन सा है। और यह क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। आपको यह नहीं पता होगा, क्या हो सकता है आपको नहीं पता हो संज्ञानवादी क्या होता है, लेकिन आपको संज्ञान शब्द का मतलब तो पता है, आपको कॉग्निशन शब्द का मतलब तो पता है। कॉग्निशन क्या होता है बोलो? हमने जीन पियाजे को पढ़ा है और हमने थॉर्नडाइक को भी पढ़ा है, हमने पावलोव को भी पढ़ा है, हमने स्किनर को भी पढ़ा है, हमने हल को भी पढ़ा है, हमने इन सबको पढ़ा है। तो ये लोग कौन से होते हैं? ये व्यवहारवादी होते हैं। ये तो हल्का फुल्का आइडिया होगा। व्यवहारवादी वो जेबी थॉमसन वाले जो कहते हैं कि मुझे कैसे भी बच्चे दे दो, मैं उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसे जैसा चाहूंगा वैसा बना सकता हूं। यानी बच्चा जो है, बालक जो है, वो एक कोरा कागज होता है। कोरा कागज होता है तो उस पर जो लिखोगे मंड जाएगा, यही बात है। अब कहने का अभिप्राय क्या है कि उद्दीपन, प्रत्युत्तर, अनुबंध, पुनर्बलन, प्रयास त्रुटि, सोचो ये बातें किसने कही है? प्रयास त्रुटि थॉर्नडाइक की बात है, पुनर्बलन स्किनर की बात है, उद्दीपन प्रत्युत्तर, ये सारी चीजें कुछ कुछ हद तक किसकी बात कह रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बिहेवियरिस्ट की। ये कोई थॉर्नडाइक की बात कर रहा है? ये संज्ञानवादी है ही नहीं। संज्ञानवादी तो चिंतन की बात करता है, संज्ञान सोच की बात करता है। तो संज्ञान की बात देखिए, यहां पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में कही गई है, वो है चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। सवाल ऐसे ही आएगा, सवाल इतना ही सरल होगा। उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में अपने कॉन्फिडेंस को मत ब्रेक कीजिएगा। यू विल सक्सीड, कॉन्फिडेंट रहिएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। इज इट ओके? आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं तो वीडियो पॉज कीजिए और फिर उत्तर दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है? अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया गया। अब देखो, सवाल में ही एक सवाल है। एजुकेशनल साइकोलॉजी किताब किसकी है? थॉर्नडाइक की। कहा गया है थॉर्नडाइक के जो महत्वपूर्ण नियम, थॉर्नडाइक ने 3 जो मुख्य नियम दिए हैं, 5 गौण नियम दिए हैं। मुख्य नियम कहा गया है या महत्वपूर्ण नियम कहा गया है तो कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, हम सबको पता है 3 नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो अभ्यास का नियम यहां पर दिया गया है। कोई चीज आप बार बार अभ्यास करते हैं तो चीज याद रहती है, नहीं करते हैं तो चीजें धीरे धीरे वॉश आउट होती रहती है। यही बात अभ्यास का नियम कहता है। उसके अलावा एक तत्परता का नियम है, जिसके बारे में मैं अक्सर मेरे विद्यार्थियों से मजाक करते हुए कहता हूं कि गुरुजी आप वीडियो बना सकते हो, आप सवाल ला सकते हो, लेकिन आप पढ़ने को हमें मजबूर नहीं कर सकते, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस कहता है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, लेकिन 3 नियम के बाद 5 नियम और हैं जो आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं। अगर आपको याद है तो अभी बताइए, और अगर याद नहीं है तो अपनी नोटबुक में जाइए, उनको याद कीजिए और फिर लिखिए। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, इट इज अ कांस्टेंट प्रैक्टिस, और जैसे जैसे आप करते रहेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? अब अंतर्दृष्टि की बात हो रही है यहाँ पे। अंतर्दृष्टि के से अभिप्राय इंसाइट की बात कर रहा हूं। इंसाइट मतलब सूझ, सूझ मतलब कोहलर, कोहलर बात करते हैं समग्राकृति प्रत्यक्षण की, परसेप्शन की बात कोहलर करते हैं। फिर वही बात पुनर्बलन, उद्दीपन, उद्दीपन कौन करता है इनकी बात? बिहेवियरिस्ट ही तो करते हैं इनकी बात। कोहलर बिहेवियरिस्ट नहीं है, हमें पता है। कोहलर व्यवहारवादी नहीं है, तो कोहलर किसकी बात करेंगे? समग्राकृति प्रत्यक्षण की। बेहद सरल सवाल आप लोगों के लिए। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? उत्तरदायित्वों का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का साधन, या फिर व्यक्तित्व का रक्षा कवच। आपको कहा गया प्रतिरक्षा यानी रक्षात्मक टेक्निक्स आप जानते हैं क्या है ये व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। कितना सरल सवाल है भाई। प्रतिरक्षा क्या करेगी? रक्षा ही करेगी ना, किसकी? व्यक्तित्व की। आपका ओरिजिनल सेल्फ जो है उसको डिफेंस करने का काम कौन करेगा? प्रतिरक्षा टेक्निक जो है आपकी करेगी, डिफेंस टेक्निक्स जो है वो करेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व का रक्षा कवच। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही कहा गया है कि कौन सा युग्म सही है। तो सबसे पहले तो सही युग्म पर चल लेते हैं। 4 ऑप्शन है, पावलोव, बांडुरा, थॉर्नडाइक, स्किनर। मुझे मेरे स्टूडेंट्स पर 100% कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ आपने अच्छे से याद कर रखा होगा। तो बताइए सही उत्तर क्या है? बांडुरा। बांडुरा ने ही सोशियो कल्चरल लर्निंग की बात कही थी, बांडुरा ने ही सामाजिक अधिगम की बात कही थी। बांडुरा का बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप में बच्चे ने किसी एक डॉल को पीटा और बाद में उन्हें पुरस्कार दिया गया। दूसरे ग्रुप में बच्चे ने डॉल को पीटा और उसे डांटा गया। तीसरे ग्रुप में बच्चे को ने जब डॉल को पीटा तो ना उसे डांटा गया
ना उसे पुरस्कार दिया गया। अब ये जो वीडियो थी ये बहुत सारे बच्चों को बाद में दिखा दी गई, और जब बाद में बच्चों ने वीडियो देखी तो उन्होंने भी वही काम करने की कोशिश की जिसमें प्रोत्साहन मिल रहा था, जिसके अंदर पुरस्कार मिल रहा था। तो ये बच्चा जो है समाज से, आसपास की गतिविधियों से सीखता है, ये बांडुरा का सामाजिक अधिगम कहता है। लेकिन थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक क्रिया प्रसूत साहचर्य की बात नहीं करते हैं। थॉर्नडाइक ने तो अधिगम का नियम दिया था, प्रयास और त्रुटि का नियम दिया था। थॉर्नडाइक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्किनर क्रिया प्रसूत अधिगम की बात करते हैं। स्किनर ने जो चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था उसके जरिए, और पावलव का कुत्ते का एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्सर्जित अनुक्रियाएं की बात पावलव नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांडुरा का सामाजिक अधिगम। अब देखिए सवाल एक है लेकिन 4 एक्सपेरिमेंट हैं। अब जिस विद्यार्थी को नहीं याद है ये एक्सपेरिमेंट तो जाइए अपनी टेक्स्ट बुक्स खंगालिए, या फिर कलाम एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर 35 वीडियोस साइकोलॉजी की पड़ी हैं, जिनमें हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है। उसमें भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। हमने बहुत डिटेल में इन सारे थ्योरीज को, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रिया विधि नहीं है? रक्षात्मक विधि यानी डिफेंस मैकेनिज्म की बात यहां पर कर रहा है। तो प्रतिगमन तो है, बिल्कुल है। साहचर्य नहीं है। क्षतिपूर्ति है। उदात्तीकरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साहचर्य। साहचर्य जैसा कोई भी रक्षात्मक रक्षा प्रणाली नहीं होती है। रक्षा प्रणाली कितनी होती है, क्या होती है, ये हमने डिफेंस मैकेनिज्म में अच्छे से डिस्कशन किया है। तो आप जाके उन पुरानी वीडियोस को खंगालिए। वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कमेंट भी किया हुआ है हमारी साइकोलॉजी की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट को। तो आप दोनों जगह से जहां से भी जाके इन चीजों को कवर कर सकते हैं। अगर आपको प्रतिगमन यानी रिग्रेशन का मतलब नहीं पता है, आपको क्षतिपूर्ति, उदात्तीकरण, इन चीजों के बारे में, उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन, आपको अगर ये बातें नहीं पता है तो प्लीज आप जाके चेक कीजिए। चेक करेंगे, चीजों को बार बार याद करेंगे, अच्छे से याद होगी। आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? अब व्यवहार में परिवर्तन की यहां पर बात हो रही है, तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो है, जो अभ्यास और अनुभव के आधार पर होता है, वो परिवर्तन कहलाता है। तो थकान के फलस्वरूप जो परिवर्तन होगा वो स्थायी नहीं होगा, पहली बात। नशीली दवाओं के फलस्वरूप, ढक्कन खोल दे कल्लाड़ी मारी बोतल को, तो ये नशीली दवाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं हो सकता। बीमारी के कारण जो परिवर्तन हुआ है वो भी अधिगम नहीं हो सकता है। तो फिर अधिगम क्या होगा? अधिगम भैया अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, फिर वही बात, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में हुआ कैसा परिवर्तन, उन्नयन या परिवर्तन, जो भी आप कह सकते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं वो कारक जो साइकोलॉजिकली डिपेंड करते हैं। भाई कुछ मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो व्यक्ति पर दर व्यक्ति निर्भर करेंगे। मेरे लिए वो मनोवैज्ञानिक कारक अलग हो सकते हैं, आपके लिए वो कुछ और हो सकते हैं, किसी तीसरे आदमी के लिए वो कुछ और हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो अभिप्रेरणा बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक कारक है, डिपेंड करेगा व्यक्ति दर व्यक्ति। रुचि एक मनोवैज्ञानिक कारण है, किसी को पढ़ने में रुचि हो। अब आप में से कुछ विद्यार्थी जो हैं वो इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी स्टार्टिंग में आए होंगे और अभी तक जा भी चुके होंगे, कुछ विद्यार्थी अभी जुड़े होंगे और लास्ट तक चलेंगे। तो ये बात डिपेंड करती है कि आपकी रुचि है या नहीं किसी चीज में। और बुद्धि, जाहिर सी बात, हम सभी जानते हैं हर विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है। लेकिन परिपक्वता एक ऐसी चीज है जो अब जब आप अटेन आपको करनी है तब आप करेंगे, जब आपकी चलने की अवस्था आएगी तब आप चलेंगे, जब आपकी पेंसिल पकड़ने की अवस्था आएगी तब आप पेंसिल पकड़ेंगे। सो परिपक्वता मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है जो आपके अधिगम को प्रभावित करे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बालकों में स्पष्ट प्रत्यय निर्माण करने हेतु, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की यहां पर बात हो रही है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। स्पष्ट प्रत्यय निर्माण करने हेतु इन चारों में से क्या चीज करनी चाहिए? अब वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। बालक को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसी शिक्षण विधि का उपयोग जो जटिल से सरल की ओर हो, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ा जाए, या फिर अधिगम अंतरण से प्रत्यय निर्माण पूर्णतः अप्रभावित रहता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। मतलब ये तो देखते ही हटा दो। भाई अधिगम अंतरण से प्रत्यय निर्माण प्रभावित रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अमूर्त से मूर्त आप सभी जानते हैं, आप सभी ने एनसीएफ पढ़ा है, बार बार एनसीएफ के अंदर हमने ये बात कही है कि मूर्त से अमूर्त की ओर चलिए।
और शिक्षण विधि का भी उपयोग वही होता है जो जटिल से सरल, माफ कीजिएगा, सरल से जटिल की ओर आपको ले जाए। आपने शुरुआत में ABCD EFGH IJK LMNO P Q R S T U V W X Y Z पढ़ा था, और अब कितने धड़ाधड़ अक्षर पे अक्षर, शब्द पे शब्द, वाक्य पे वाक्य, पृष्ठ पे पृष्ठ पढ़ते जा रहे हैं, पुस्तकों पे पुस्तक पढ़ते जा रहे हैं, तो सरल से अब जटिलता की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बालकों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, व्यापक अनुभव प्रदान करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और अगर आपको बात हो तो रॉबर्ट गैने का जो अधिगम का सिद्धांत है, जिसके 8 चरण है, वो भी आपको सरल से जटिल की ओर ले जाने वाली बात ही करते हैं। अब रॉबर्ट गैने के 8 चरण कौन से हैं, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। देखिए, मैं एक टीचर हूं, मैं आपसे बार बार कुछ इस तरह की चीजें पूछ सकता हूं। आपको हर चीज के लिए एनी टाइम तैयार रहना है, तभी जाकर आप अपने आप को उस स्तर पर तराश पाएंगे और कह पाएंगे कि हाँ, मैं उस जगह के लिए अब एकदम कॉन्फिडेंट हूं। जिस दिन पेपर होगा 30 में से कम मैं 26-27 सवाल तो सही करके आऊंगा ही आऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। विद्यालय की कार्यप्रणाली में वांछित सुधार करने में बिल्कुल है, महत्व है भाई, कैसे नहीं है। विद्यालय में रूढ़िवादिता के वातावरण को बनाए रखने में, इसमें क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च कोई काम की नहीं है भाई। विद्यालय के अंदर रूढ़िवादिता जो है, उसका जो जैसा भी माहौल है, वातावरण है, वो वातावरण वैसा का वैसा बना रहेगा। उसमें क्रियात्मक अनुसंधान तो उसको दूर करेगा, क्रियात्मक अनुसंधान उसे बनाए रखने में फायदेमंद नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाने में बिल्कुल कारगर है। सर्वतोन्मुखी विकास के लिए विद्यालय की क्रियाओं को प्रभावकारी आयोजन में बिल्कुल यह भी कारगर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व किस किस चीज में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की तुलना में व्यापक होता है, बिल्कुल होता है। मूल्यांकन की बात यहां पर हो रही है। मूल्यांकन मापन से पूर्व संपन्न होता है, बिल्कुल गलत। मापन से पूर्व संपन्न नहीं होता, आप सभी जानते हैं। और मूल्यांकन का आधार उद्देश्य की पूर्ति की अपेक्षाएं हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अब देखिए, हमने ये तो पता कर लिया कि इसके 2 ऑप्शन सही हैं, 1 गलत है। आप एक बार ऑप्शन की ओर नजर फेरा कर देखिए, तीनों ऑप्शन के अंदर 2 लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 नहीं है, और वही हमारा उत्तर है। यह बात बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि दोस्तों, आपकी परीक्षा में एटलीस्ट 4 से 5 सवाल ऐसे होते हैं जो देखने में कठिन लगेंगे। अब आप में से किसी विद्यार्थी को पहला और तीसरा ऑप्शन नहीं आता हो और वो ये सोच के छोड़ दे कि यार ये 2 ऑप्शन तो मुझे, 2 स्टेटमेंट तो मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन अगर वो उसे सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट पता हो और उस दूसरे स्टेटमेंट को लेकर वो एकदम डैम श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि मुझे ये दूसरा स्टेटमेंट पता है और ये तो भैया लोहे की लकीर है, कोई गलत कर ही नहीं सकता, वो अपने आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर है, केवल 1 और 3 सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी मापनी मूल्यांकन के ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति ना करके, देखिए ज्ञानात्मक की पूर्ति नहीं कर रही है, किस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है, भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। कौन सी है, आप सभी जानते हैं, अभिवृत्ति परीक्षण। मापन मूल्यांकन के ऊपर बहुत अच्छे और शानदार वीडियो सर द्वारा बनाए गए हैं, तो आप प्लीज, अगर ये क्वेश्चंस या फिर ये टॉपिक आपको अंडरस्टूड नहीं है तो आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। मतलब एटलीस्ट इट्स हाईली रिकमेंडेड टू यू गाइस, आप एक बार उन वीडियोस को जरूर जाकर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है। विद्यार्थी के शैक्षिक पक्ष के साथ सह शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन बिल्कुल करता है। यह मूल्यांकन की निरंतर चलने वाली नियमित विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाकर उसका निदान करना, यह भी इसका उद्देश्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द आंसर, उपर्युक्त सभी। डी इस प्रश्न का उत्तर है। अगले सवाल पर चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं है। उपलब्धि परीक्षण, अब उपलब्धि परीक्षण किसके लिए किया जाता है बताइए, अचीवमेंट टेस्ट, स्टूडेंट के लिए किया जाएगा ना। अब उपलब्धि परीक्षण का मतलब भी नहीं पता हो तो ये तो पता होगा भी, मनोविज्ञान में कोई चीज आप करेंगे तो किसके लिए करेंगे, विद्यार्थियों के लिए। अब बिना कुछ सोचे सिर्फ सी ऑप्शन को देखिए। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षक की कठिनाई का निदान। अरे भैया, जो परीक्षण करा ही बच्चों के लिए जा रहा है, उस परीक्षण में मास्टरों को क्या रोल है भाई।
भाई तेरी कठिनाई क्या निदान होगी और तू खरी टाबरा खतर जा रहे है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए सवाल कितने सरल हैं, हम अपने तरीकों से जाएं तो बहुत आसानी से इनके उत्तरों तक पहुंच सकते हैं। ये लीजिए, शिक्षक की कठिनाई के निदान में। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगले सवाल पर चलो। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, भाई तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास होता है। आप सभी प्रतिभाशाली हैं, आप सभी में ये गुण है। उदार और हंसमुख, आप सभी इस वक्त हंसते मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो ये भी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं है, बिल्कुल है ना ये विशेषता आप लोगों में, तो ये भी विशेषता है। लेकिन असामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, अठीन बठीन फिरता फिरा पढ़ा लिखा हाथ को नहीं, अंट संट काम उल्टे सीधी गतिविधियां करते रहते हैं, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। डी इज द आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बालक स्वभाव से साहसी, जिज्ञासु, आत्मनिर्भर, स्नायु शासित व उच्च आकांक्षा वाला बालक है। इसे अपने चिंतन व कार्य पर पूर्ण आत्मविश्वास होता है। यह बालक किस श्रेणी में आएगा? आपको जानना है। एक बालक स्वभाव से साहसी, जिज्ञासु, आत्मनिर्भर है, स्नायु शासित व उच्च आकांक्षा वाला है, इसे चिंतन और कार्य पर पूर्ण आत्मविश्वास है, जो वो कार्य कर रहा है उस पर उसे पूर्ण आत्मविश्वास है। तो इस बालक को की श्रेणी कौन सी है? ये सृजनात्मक बालक है। हमने जो प्रतिभाशाली बालकों की जो कंडीशन देखी थी, विशिष्ट बालकों का जो चैप्टर किया था, उसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर पहले वीडियो में हमने प्रतिभाशाली बालक और आपके सृजनात्मक बालक को ही कंसिडर किया था। सृजनात्मक बालक की ये विशेषताएं होती है, अपने चिंतन व कार्य पर पूर्णतः उसे आत्मविश्वास होता है, चिंतनशील व्यक्ति होता है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ये सारी चीजें हमने उसके अंतर्गत डिस्कस की थी। अच्छा, अभिसारी, अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या होता है पता है ना आप सभी को? बिल्कुल बताइए। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा चिंतन लगेगा, अभिसारी चिंतन लगेगा या अपसारी चिंतन लगेगा? बोलो भाई, रीट के तैयारी में याद है ना आपको, अभिसारी के अंदर क्या होता है कि आप केंद्र पर आप सारी चीजें आके आपके जुड़ जाती हैं, यानी मैनी स्टेटमेंट एंड वन सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट होता है अभिसारी चिंतन के अंदर। और अपसारी चिंतन के अंदर क्या होता है, एक स्टेटमेंट से आप बहुत सारे सॉल्यूशंस तक पहुंच जाते हैं। याद है ना ये सारी चीजें? आइए, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभी आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन तथा मरे द्वारा विकसित व्यक्तित्व का मापन का परीक्षण कौन सा है? मॉर्गन और मरे, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट याद है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण याद करो। पुराने वीडियो में हमने 3 ऐसे फोटोएं लगा के देखी थी, काली काली पीली पीली सी फोटो लगा के फोटोएं दिखाते हैं, उसमें 2-3 चित्र बने हुए रहते हैं, बच्चों से या व्यक्तियों से पूछते हैं। 10 साल से ऊपर के होता है, 10 साल से कम के बच्चों के लिए तो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाता है वो, और उसमें फिर उनसे पूछा जाता है कि ये फोटो देखकर आपके मन में क्या आ रहा है बताओ हमें। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मिनीसोटा स्याही धब्बा, स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? कमेंट करके मुझे बताइए, स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि के विषय में सत्य कथन बताइए क्या है? बुद्धि सापेक्ष में नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। बिल्कुल, सापेक्ष में, रिलेटिवली नवीन परिस्थितियों के अंदर अपने आप को अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। जन्मजात होती है आपके अंदर ये योग्यता। बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है, बिल्कुल है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता भी बुद्धि है। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो गया? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बुद्धि के विषय में सत्य कथन क्या है? चारों ही कथन, तीनों ही कथन सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण बुद्धि परीक्षण नहीं है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात कर रहा है ये। देखिए, तो चित्रांकन बिल्कुल है, चित्रपूर्ति परीक्षण है, अशाब्दिक की बात हो रही है यहां पे, नहीं है। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बिल्कुल नहीं है। याद हो तो आपका अल्फ्रेड बिने ने 1905 में जो टेस्ट दिया था उसी को तैयार करके टर्मन ने 1915-1916 के आसपास स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट का निर्माण किया था। तो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो है वो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। भूल भुलैया परीक्षण भी बिल्कुल अशाब्दिक परीक्षण है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। असत्य कथन पहचानो, असत्य कथन पहचानना है। क्या है असत्य कथन? देखो, कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस बताए गए हैं। 200 कार्य दिवस किसकी बात कर रहा है भैया?
शिक्षा के अधिकार की, आरटीई की। आरटीई की यहां पर बात हो रही है। कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस बताए गए हैं, बिल्कुल ये तो सत्य कथन है। कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस हैं, ये भी सही कथन है। एक सप्ताह में शिक्षकों के लिए कार्य घंटों की संख्या 40 है, सही है क्या ये कथन? 40 है या 45 है? 45 है भाई, 45 है। तो ये गलत है, सही उत्तर क्या हो गया? 45 आवर्स, 45 आवर्स। ठीक है, इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं भाई? सही है, सी है इसका असत्य कथन। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। असत्य कथन फिर पहचानने की बात कर रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा में मध्याह्न यानी मिड डे मील कार्यक्रम को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया गया है। बिल्कुल पाठ्यचर्या का हिस्सा है मिड डे मील, आप सभी जानते हैं। असत्य जानना ना, में पाठ्यक्रम में योग हाल ही में जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। इस ऑप्शन पे थोड़ी देर बाद आते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए स्कूल में पहले और बाद में खेल और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। बिल्कुल करवाई गई है, ये भी है। अब एक सवाल मैं आप लोगों के लिए यहां पे छोड़ रहा हूं, इसका उत्तर ऑप्शन बी है या फिर इनमें से कोई नहीं? अब में से ज्यादातर विद्यार्थी बोलेंगे कि इनमें से कोई नहीं सर, बिल्कुल तीनों सही लग रहे हैं, हम तो सी को कर देंगे। लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिक वाला क्वेश्चन है। बी ऑप्शन को एक बार पुनः स्टडी कीजिए। पाठ्यक्रम में योग हाल ही में जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। फिर से पढ़िए, पाठ्यक्रम में योग हाल ही में जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है गुरुजी ये शब्द है सबसे बड़ी गड़बड़। इसमें शब्द दिया गया है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में योग नहीं जोड़ा है, पाठ्यचर्या में योग जोड़ा है। पाठ्यक्रम का मतलब तो वो चीजें जो आप किताब में पढ़ते हो, योग के बारे में पढ़ते थोड़ी हो। योग तो विद्यालय के अंदर आपके जो शारीरिक शिक्षा के टीचर है उनके द्वारा करवाया जाता है। चलो भाई प्राणायाम करो, योगा करो, हिरण्यमयन पात्येन सत्यस्यापि हितम मुखम, जो हमारे सूर्य नमस्कार का जो मंत्र होता है, ये सारे मंत्र पढ़ो, बोलो। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम नहीं पाठ्यचर्या में योग जोड़ा गया है। याद रहेगा, बहुत सिली मिस्टेक करी है विद्यार्थियों ने। जो क्वेश्चन टेस्ट जिन जिन बच्चों ने दिया है उनमें से इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिटेल डेटा एनालिसिस किया था, उसमें देखा बहुत सारे बच्चों ने बी सब सही का लग रहे हैं उनको, डी टिका के आगे, जबकि इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कूट मिलाइए। शरीर क्रिया सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण सिद्धांत, अंतर्नोद सिद्धांत, किस चीज के सिद्धांत हैं ये? अधिगम के सिद्धांत हैं या फिर अभिप्रेरणा के? अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं ये। तो ये काय के सिद्धांत है भाई? ये सिद्धांत है अभिप्रेरणा के। अभिप्रेरणा एप्लीकेशन पर भी हमने पढ़ी थी, अभिप्रेरणा हमने यूट्यूब के भी उस वीडियो सेशन में पढ़ी थी। तो शरीर क्रिया सिद्धांत बिल्कुल मॉर्गन द्वारा ही दिया हुआ है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत बिल्कुल साहब मैकडूगल द्वारा दिया गया है। स्व यथार्थीकरण सिद्धांत तो दिया ही मैस्लो द्वारा है, और अंतर्नोद सिद्धांत हल द्वारा दिया गया है। ये तो सारे सामने लिखे हुए हैं भाई। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, शरीर क्रिया मॉर्गन, मूल प्रवृत्ति मैकडूगल, स्व यथार्थीकरण मैस्लो और अंतर्नोद सिद्धांत हल। तो 1 2 3 4 इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए याद करने के लिए, मुझे ये बताओ स्व यथार्थीकरण सिद्धांत के कितने चरण बताए हैं? मैस्लो ने स्व यथार्थीकरण सिद्धांत के चरण कितने बताए हैं? 1 2 3 4 5। याद रहेगा? आगे बढ़ जाएंगे। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, सत्य कथन जानना है हमें। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन, ए ही सही लग रहा है मुझे तो। ए सही हो सकता है, लेकिन अभी ओएमआर नहीं भरूंगा मैं। अभी मैं बीसीडी को भी चेक करूंगा, उसके बाद मैं ओएमआर फिल करूंगा। मेरी अभिप्रेरणा आंतरिक नहीं अपितु बाहरी वस्तु है ना, बिल्कुल को नहीं। अभिप्रेरणा तो आंतरिक ही होया करे, बाहर कोई या कोई शरीर पर पिरार थोड़ी चाल है कि मैं अभिप्रेरित हूं, मैं अभिप्रेरित हूं। मतलब मन की बात है ऐसा कि भाई कोई अभिप्रेरित है कोई को नहीं। तो अभिप्रेरणा तो आंतरिक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अभिप्रेरणा अनुकूलन द्वारा उत्पन्न होती है और अंतर्नोद द्वारा समाप्त होती है। अब ये स्टेटमेंट तो भारी लग रहा है, कईयों को लगेगा कि सर वो भी तो सत्य हो सके, भारी बात कह दी गई है। अनुकूलन द्वारा उत्पन्न होती है और अंतर्नोद द्वारा समाप्त होती है। अरे मेरा भाइयों बहनों, इस स्टेटमेंट को तो देखो, अनुकूलन से उत्पन्न थोड़ी होगी। अनुकूलन जब हो जाएगा तब तो खत्म हो जाएगी अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा शुरू कहां से होती है? शुरू होती है ड्राइव से। भाई भूख लग रही है तो भोजन
भोजन की आवश्यकता है तो भूख लगेगी, और उसके लिए उपलब्धि क्या है? रोटी। किसी के लिए समोसा हो सकता है, किसी के लिए कचौरी हो सकती है, किसी के लिए लाडू हो सकता है। तो भूख, भोजन की आवश्यकता हुई। भोजन क्या है? एक आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। तो अंतर्नोद क्या है? ड्राइव क्या है? भूख है। उसकी आपने संतुष्टि क्या करी? अनुकूलन किससे करवाया आपने? कोई भी खाद्य सामग्री से। तो अंतर्नोद द्वारा तो उत्पन्न होती है और अनुकूलन द्वारा समाप्त होती है। याद रहेगी ये बात, उल्टी बात कही दी है, ठीक है? दिमाग सीधा रखो और चलो आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बाहरी अभिप्रेरणा परिणाम पर केंद्रित नहीं होती है ना भाई जी, बाहरी अभिप्रेरणा तो परिणाम पर केंद्रित होया करे है, आंतरिक अभिप्रेरणा को नियो वह है परिणाम पर केंद्रित। तो बाह्य अभिप्रेरणा परिणाम पर केंद्रित होती है, ये नहीं जो है ये गलत है। इसमें स्टेटमेंट हमने पढ़ा था ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, याद है क्या? भूले तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया। सो बी सी डी जो है वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, ए हमने पहले ही चेक कर लिया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम निर्योग्यता से संबंधित कथनों में असत्य कथन पहचानो। असत्य कथन बोल रहा है भैया, क्या कह रहा है ये? अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, बिल्कुल आंतरिक होती है, सबके अंदर होती है कुछ कुछ हद तक, किसी भी स्तर की अधिगम अक्षमता। सो ये आंतरिक है, हमें सत्य कथन पहचानना नहीं है, असत्य कथन पहचानना, इसलिए मैं कट कर रहा हूं इसको। ये तो सत्य कथन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर यह अन्य विसंगतियों के साथ भी हो सकती है, बिल्कुल किसी व्यक्ति को 2 तरह की या 3 तरह की विसंगति हो सकती है, किसी को कोई शारीरिक अक्षमता हो उसके साथ भी हो सकती है, किसी को एक साथ 2 तरह की अधिगम निर्योग्यता हो सकती है। अधिगम निर्योग्य व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि औसत विद्यार्थियों से अलग होती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। देखो अगर यहां पर यह बोल देता ना कि बुद्धि लब्धि कम होती है तो यह असत्य हो जाता, अगर ये बोल देता बुद्धि लब्धि ज्यादा होती है तो भी असत्य हो जाता। बुद्धि लब्धि ज्यादा भी हो सकती है, बुद्धि लब्धि कम भी हो सकती है। तो इस प्रश्न के लिए ये 3 तो गलत हैं। फिर आ जाते हैं इस पे, यह एक रोग है जो व्यक्ति में जीवन भर रहता है। जीवन भर तो रहता है, हो सकता है किसी किस्म में चेंज भी हो जाए, किसी व्यक्ति का दूर भी हो जाए, लेकिन रोग नहीं है ये। याद रखना इस बात को, दिमाग में फिट कर लीजिए। शिक्षक बनने जा रहे हो, ये जीवन की पहली शिक्षा यह है कि आपका कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने में कमजोर है तो वो रोगी बिल्कुल नहीं है। वो अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो ये आपकी खामी हो सकती है, उस बालक की नहीं है खामी। तो ये रोग नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज की चर्चा का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से अभिप्रेरणा चक्र का अंग नहीं है। अभिप्रेरणा चक्र जानते हो, याद है? आवश्यकता, अंतर्नोद, और फिर धीरे धीरे चालू हो जाती है उपलब्धि। अधिगम नहीं है भैया उसमें कहीं पे भी, मैंने तो क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अधिगम। अधिगम अभिप्रेरणा चक्र का अंग नहीं है, कदापि नहीं है। क्लियर है? 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों ने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया होगा। अब आइए एक बार खटाखट इसके सारे क्वेश्चनों के आंसर्स को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन था क्रमिक संगत विकास, एक डेफिनेशन थी, किसने दी थी? हरलॉक ने दी थी। सत्य कथन जानना था विकास के बारे में, तो विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये सत्य कथन है। पियाजे का एनिमिज्म पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं उसकी विशेषता होती है। इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास पहल बनाम दोष। निम्न में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं, तो अनुकरण करने की जो अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। समस्या समाधान की स्थिति में चिंतन प्रक्रिया के आधारित बात कौन करते हैं? संज्ञानवादी करते हैं। बाकी 3 बातें व्यवहारवादियों की है। उसके बाद कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने कहा था, तो अभ्यास का नियम। अंतर्दृष्टि अधिगम किसकी बात है? कोहलर की बात है। अंतर्दृष्टि तो ये कौन सी तरह का परिणाम होता है, मतलब कहां से प्रत्यय इसका निर्माण होगा? समग्राकृति प्रत्यक्षण से इसके प्रत्यय का निर्माण होगा। फिर है प्रतिरक्षा, व्यक्तित्व का रक्षा कवच होता है प्रतिरक्षा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा युग्म सही है? बांडुरा का सामाजिक अधिगम, ये सही है। कौन सा रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? साहचर्य नहीं है। कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा। कारकों में कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? परिपक्वता। स्पष्ट प्रत्यय निर्माण करने के लिए व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान रूढ़िवादिता के वातावरण को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। पूछा गया था मूल्यांकन के बारे में, दूसरा कथन गलत है। मापनी मूल्यांकन के ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति ना करके भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति करती है। कौन सी मापनी? अभिवृत्ति परीक्षण। सतत व्यापक मूल्यांकन की विशेषता पूछी है, तो उपयुक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण शिक्षक की कठिनाई के निदान में मदद नहीं करेगा।
प्रतिभाशाली बालक की विशिष्टता है असामाजिक कार्यों में संलग्न रहना। ये कदापि उसकी विशिष्टता नहीं है और नहीं पूछी गई है। स्वभाव से साहसी, जिज्ञासु, चिंतनशील है, आत्मविश्वासी है तो वो सृजनात्मक बालक है। मॉर्गन तथा मरे द्वारा विकसित जो व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है तो कौन सा है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। बुद्धि के विषय में सत्य कथन, उपर्युक्त सभी। चित्रांकन परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जिसे हम कहते हैं। असत्य कथन पहचानो, आरटी के बारे में तो 45 आवर्स इसका आंसर है। फिर एक असत्य कथन तो मिलाने की बात थी, जो हमारी अधिगम, माफ कीजिएगा, अभिप्रेरणा की जो थ्योरी थी उनकी बात यहां पे हो रही थी। एक सत्य कथन का प्रश्न था अभिप्रेरणा को लेकर, तो उसका उत्तर था अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अधिगम निर्योग्यता से संबंधित कथनों में असत्य कथन पहचाना था तो कि ये रोग नहीं होता है, यही इसका असत्य कथन था। अभिप्रेरणा चक्र का अंग अधिगमन नहीं होता है। तो यहां पर हमने 30 सवाल डिस्कस किए मनोविज्ञान के। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने साथ में टेस्ट देते हुए बताया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखिए ताकि आप जिस दिन रीट की परीक्षा हो उस दिन अपने आप को पूरी तरह एनर्जाइज होकर, ऊर्जावान होकर इन तरह से जो सवाल आए, इस तरह के जो सवाल आए उनको अच्छे से क्लियर करें और रीट में अपना स्कोर बहुत बढ़िया बना सकें। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और यही तैयारी आपको आगे लेकर जाएगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व की आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कलाम एकेडमी पूरा का पूरा परिवार आप सबके लिए शुभकामनाएं करता है। ये रक्षाबंधन आप और आपके बहन के बीच में, आप और आपके परिवार के बीच में जो मधुर संबंध है वो और प्रगाढ़ हो, क्योंकि हमारे मुल्क के एक बहुत अजीम शायर हैं मुनव्वर राणा साहब। उन्होंने एक बात कही थी कि किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।